नमस्कार दर्शकों। वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लगातार इसका खतरा बना हुआ है। कैसे आप सबके स्वास्थ्य की रक्षा हो, कैसे आप लोग स्वस्थ रहें और कोरोना जैसे संक्रमण से बचे रहें, इस प्रयास में न सिर्फ हमारी सरकार बल्कि पूरा मानव समाज लगा हुआ है और सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं इस कार्य में हमारे डॉक्टर्स, चिकित्सक। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि कैसे आप कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से, कोरोना के संक्रमण से खुद को बचा सकते हैं। वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको आपको करना ज़रूरी है। और इस विषय में आपको एक डॉक्टरी सलाह देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बरेली शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर शरद अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, चूँकि कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में न सिर्फ हम भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को परेशानी का सबब बना हुआ है और ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, कोरोना का संक्रमण उस तक न पहुँचे। इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से बहुत से सुझाव सलाह जारी किए हैं, लेकिन फिर भी जो चिकित्सा जगत है, जो मेडिकल क्षेत्र है, उसने जो सुझाव और जो सलाहें दी हैं वो वाकई में बड़ी काम की हैं और शायद इसीलिए हम लोग काफ़ी लंबे समय तक अपने आप को बचा पाए हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये कोरोना का संक्रमण पहुंचने की जो बात कही जाती है, खतरा उठाने की बात कही जा रही है, तो ये कैसे फैलता है, कैसे पहुंचता है लोगों तक? कोरोना एक वायरस इन्फेक्शन है, ये अब तक सब लोग जान ही गए हैं जी। सबसे पहली बात समझने की इसमें यह है कि कोरोना हमारे घर चलकर नहीं आता। हम कोरोना को अपनी गलतियों से अपने घर में लेके आते हैं। ये बात समझना ज़रूरी है कि हम अगर कुछ सावधानियां रखें जी तो कोरोना हम तक नहीं आएगा। ये इसलिए भी आवश्यक है, हम कोरोना से बचे रहें, ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी तक कोरोना का कोई उपचार, कोई वैक्सीन अभी नहीं बना पाए हैं हम लोग। जी जी तो उससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। जी जी कोरोना से बचाव के लिए हमें कुछ थोड़े से आधारभूत नियम उनका पालन करना होता है। जी। सबसे पहला नियम जो हमारी सरकार भी लगातार हमसे कहती है और जिसके लिए लॉकडाउन लगाया गया है, वो है कि मनुष्यों के बीच में उचित दूरी। जी इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग या कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं। जी। हम जब भी कभी कोई कोरोना का मरीज़ या किसी भी और दूसरे इन्फेक्शन का मरीज़ यदि वो बोलता है, खांसता है, छींकता है, तो हमारे मुंह से कुछ बारीक बूंदें, जिनको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो निकलती हैं। जी जी। वो आमतौर पर 1 मीटर दूर तक जाती हैं। यानी थूक के जो कण मुंह से निकलते हैं, कई बार छींकते पे, खांसते पे, कई बार बात करते पे भी ऐसा होता है, तो वो 1 मीटर तक जाते हैं। 1 मीटर तक जाते हैं जी। उसके बाद उसके आगे तो बहुत कम जा पाते हैं, लेकिन 1 मीटर की दूरी तक वो पहुँचते हैं। जी जी। तो अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें जी जी। तो इस बात के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि हमें किसी दूसरे से इन्फेक्शन होगा। अच्छा। एक बात तो ये है। जी। हमको ये बात सोच कर रखनी चाहिए अपने मन में कि हम किसी भी व्यक्ति को, जो हम जिसको नहीं जानते हैं, ये मान के चलें कि वो कोरोना का मरीज हो सकता है। जी। इसलिए हम सभी लोगों से दूरी बनाकर रखें और ये सभी के लिए सही है। दूसरा हमसे दूरी बना के रखे और हम उससे दूरी बना के रखें। जी। अगर समाज में हम इसका पालन कर पाएँ तो कोरोना के फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी जी। हम घर में हों, घर से बाहर जाएं, किसी दुकान पर जाएं, डॉक्टर क्लिनिक पर जाएं, सड़क पर कहीं हों, कहीं पर भी हों, ये बात बहुत ध्यान रखें कि हमें 2 मनुष्यों के बीच में 1 मीटर से अधिक की दूरी बनाकर रखनी है। जी। और अगर कहीं किसी को जुकाम खांसी कुछ हो रहा है तो उससे और ज़्यादा दूरी, जी, करीब 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें तो और ज़्यादा सुरक्षित है। तो एक तो ये सिद्धांत है इसका जी कि उचित दूरी बनाना है। इसी सिद्धांत को पालन करने के लिए ही सरकारें लॉकडाउन लगाती हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, जो ड्रॉपलेट्स या थूक के कण इन्फेक्शन फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके विषय में कहा जा रहा है, तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह लगातार दी जा रही है और अधिकतर लोग मास्क का इस्तेमाल कर भी रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल क्यों किया जाए? आखिर क्या सुविधा होती है या किस तरह से नियंत्रित कर पाता है मास्क का इस्तेमाल करने के 2 कारण हैं। जी। यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है कोरोना का, जी, तो उसके मुंह से जो वायरस निकलेंगे वो उसके मास्क के अंदर ही रहें, वो बाहर एटमॉस्फेयर में ना जाएं। और जो दूसरे लोग जिनको इन्फेक्शन नहीं है और उस हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें वो ड्रॉपलेट्स या वो बारीक बूंदें मौजूद हैं, जी, उनके अंदर वो कण ना आए, वायरस ना आए।
दोनों को मास्क पहनना आवश्यक है। जो कोरोना के रोगी हैं उनके लिए इसलिए आवश्यक है कि उनसे इन्फेक्शन निकल के बाहर ना जाए, जी। और जो आम लोग हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं है उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो इन्फेक्शन उनके अंदर ना आए। दोनों के लिए मास्क ज़रूरी है। अच्छा। इसमें ये मास्क के प्रयोग में कुछ ऐसी बातें हैं जी जो आप लोग अक्सर पूछते हैं, जी जी डॉक्टर तो साहब। उसको मैं दिखाने के लिए 2 तरह के मास्क लेकर आया हूँ। जी जी इसमें से एक ये N95 मास्क है, जी ये ज़्यादा टाइट होता है, ये ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। इसको ऐसे लगाते हैं। जी ये केवल उन लोगों के लिए है या तो जो कोरोना के मरीज़ स्वयं हैं, या कोरोना के मरीज़ का देखभाल कर रहे हैं, या जो चिकित्साकर्मी हैं। अच्छा। ये मास्क ज़्यादा टाइट होता है, थोड़ा सा इसको लगाने से परेशानी भी होती है। ये सबके लिए इसकी सुझाव नहीं देते हैं। जी। यानी जो N95 मास्क है वो सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए या फिर जो देखभाल कर रहे हैं कोरोना के कोरोना मरीज से की। संक्रमित मरीज की, जी। उनको इस्तेमाल करना चाहिए। सर लेकिन बात तो कही जा रही है कि सभी को मास्क का इस्तेमाल करना है। बाकी लोगों के लिए जी ये साधारण मास्क होते हैं, इसको 3 लेयर मास्क बोलते हैं, ये प्रयोग कर सकते हैं। और ये मास्क बाज़ार में तो मिलते हैं, लेकिन हम लोग घर पे साधारण कपड़े से, अपने किसी भी सूती कपड़े से मास्क बना सकते हैं। जी 3 लेयर होने चाहिए उसमें। कोई सूती कपड़ा लेके घर में 3 लेयर की बना के, या अगर हम मास्क सिलना नहीं चाहते तो हम कोई बड़ा सा रुमाल लेके उसके 3 तय करके उसको ऐसे बांध सकते हैं। जी या गमछा हमारे ग्रामीण लोग इस्तेमाल करते हैं, जी महिलाएं दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं। जाली वाला दुपट्टा ना हो, सूती दुपट्टा हो, वो उसको 3 लेयर बना के ऐसे बांध सकते हैं। केवल साधारण रूप से ढकने से काम नहीं चलता, उसको बांधना चाहिए। जी जी मास्क को भी अगर हम लगाते हैं तो उसको लगाना होता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि नाक को भी ढकें। बहुत से लोग मास्क को ऐसे लगाए घूमते हैं, वो गलत है। नाक ढकना बहुत ज़रूरी है। यानी मास्क लगाने का जो सही तरीका है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मास्क से सिर्फ मुंह नहीं बल्कि नाक को भी ढकना है। नाक से ठुड्डी तक का जो हमारा चेहरे का हिस्सा है, नाक से ठुड्डी तक वो पूरा ढका रहना चाहिए, तभी हमारे मास्क का उपयोग है और तभी ये मास्क हमारी रक्षा करता है। और जब मास्क को निकालते हैं जी तो ये पीछे जो इसमें स्ट्रिप्स हैं इनको पकड़ के निकालना चाहिए, मास्क को नहीं छूना चाहिए। क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि किसी से हम संपर्क में आए हों तो वो वायरस निकल के हमारे मास्क के ऊपर मौजूद हो सकते हैं, बिल्कुल। तो उसको हम हाथ से ना छुएं। मास्क को अगर इस्तेमाल करते हैं तो अगर घर का मास्क है, सूती मास्क है, तो उसको हम धो सकते हैं, डिटर्जेंट से धो के धूप में सुखा दें तो वो सुरक्षित हो जाता है। जी जी और अगर ऐसे मास्क हैं डिस्पोजेबल तो इनको ठीक से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। किस तरह डॉक्टर साहब डिस्पोज ऑफ करने की सलाह दी जाती है? डिस्पोज ऑफ करने के लिए जी। या तो किसी डिटर्जेंट के घोल में डाल दें जी पहले, उसके बाद फेंकें, या सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% का सॉल्यूशन बना के उसमें कुछ देर डाल दें, अच्छा। उसके बाद डिस्पोज ऑफ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार लोगों की ये भी आशंका रहती है कि साहब जो मास्क हमने लिया है इसको धो के हम दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी बचाव करता है। क्या वाकई में जो एक डिस्पोजेबल डॉक्टर होने मास्क के हैं, नाते आप इनको क्या बताना चाहेंगे? डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना होता है। अच्छा, जो घर के बने मास्क हैं, जो सूती कपड़े के मास्क हैं, उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बाजार से खरीद कर जो मास्क लेकर आ रहे हैं उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर दोबारा इस्तेमाल करना है तो घर में जो मास्क बनाया गया है, 3 लेयर के कपड़े की बात जो डॉक्टर साहब ने बताई है, उस मास्क का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं उस तरह से दोबारा प्रयोग के लायक उसे बनाने के लिए आपको धोना है, उसको सुखाना है, उसके बाद उसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि हैंड सैनिटाइजेशन, जी, हाथों को सैनिटाइज करना और हाथों को धोना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अगर सैनिटाइजेशन की बात हम जानना चाहें तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? सैनिटाइजेशन किस तरह करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और काहे से करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि क्यों करना चाहिए। जी इसके लिए एक बहुत छोटी सी बात समझना आवश्यक है कि जो भी कोई कोरोना का मरीज बोलता है, जैसे हमने बताया कि उसके बोलने से छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। जी वो बूंदें हवा में कुछ देर रहने के बाद में जो सतह होती हैं उन पर बैठ जाती हैं। जी जैसे ये मेज़ है, जी जी मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुँह से निकली बूंदें इस मेज़ पर बैठ जाएंगी, फर्श पर बैठ जाएंगी, दीवार से चिपक जाएंगी। जो कोई इस पर हाथ रखेगा, कोई सामान रखेगा, उसके हाथ में आ जाएंगे। जी उसके द्वारा वो वायरस उसके हाथ में आ जाएंगे। उसके बाद हम सब लोग अवचेतन रूप से ही बिना जाने हुए मुंह पे हाथ लगाते हैं, जी स्वाभाविक रूप से लगाते हैं। जी जी तो वो हमारे मुंह पे पहुंच जाएंगे, मुंह से फिर वो सांस के ज़रिए अंदर पहुंच के हमें इन्फेक्शन करेंगे। जी ये सबसे बड़ा ज़रिया है इन्फेक्शन फैलने का, अच्छा जिसको हम समझ नहीं पाते हैं कि इन्फेक्शन हमें कहाँ से हुआ। हम किसी से मिले नहीं, ऐसे व्यक्ति से इन्फेक्शन कहाँ से हो गया। जी वो इसलिए हुआ कि एक व्यक्ति वहाँ बैठ कर गया, वो चला गया, उसके बाद हम पहुँचे, हमने कोई लिफ्ट का कोई बटन दोबारा इस्तेमाल किया, उसको छुआ, हमने कोई और बिजली का बटन छुआ, हमने कोई मेज़ की सरफेस छुई,
कोई भी कॉमन आइटम हमने छुआ, उस पर वो वायरस लगे हुए हैं, जी तो वो वायरस हमारे हाथ में आ जाते हैं और हाथ से फिर वो हमारे मुंह में होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जी 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 उससे बचने का केवल एक उपाय है कि हम बार बार अपने हाथ धोते रहें। जी हम बाहर से जब भी आते हैं घर में, तब हम घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ बाहर से लेके आते हैं जिस पे ऐसा हो सकता है कि वायरस लगे हुए हों, जी तो उसको छूने के बाद हमारे घर में कोई कूरियर लेके आता है, उसको हम छूते हैं, तब जी कोई भी चीज़ हम ये मान के चलें कि कोई भी चीज़ बाहर से आई है तो वो उस पर वायरस लगे हुए हैं। जी बिल्कुल वायरस लगे हों चाहे ना लगे हों, हम ये मान के चलेंगे कि वायरस लगे हैं उस पर, जी और वायरस लगे हैं तो हमें अपने हाथ साफ़ करने हैं। जी हाथ साफ़ करने के दो तरीके हैं कि या तो हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सर सैनिटाइज़र जिसमें 70% अल्कोहल हो, जी और साथ में उससे खुश्की ना हो इसलिए थोड़ी ग्लिसरीन डाल लेते हैं। जो बाज़ार में बने हुए आ रहे हैं उनको प्रयोग कर सकते हैं, या हम खुद घर में ही बना सकते हैं। जी जी और उनसे हम 3 ml सैनिटाइज़र एक बार में लगभग हाथ में लेंगे। जी उसके बाद फिर हाथों को कैसे मलना है कि हाथ का एक एक हिस्सा साफ़ हो जाए, सैनिटाइज हो जाए, उसका एक तरीका है जी कि पहले हम ऐसे करके सीधे हाथों को जी लगभग 5 सेकंड तक ऐसे आपस में हाथों को रगड़ना है। रब करेंगे। जी सैनिटाइज़र हमारे हाथ में लगा हुआ है, जी। ऐसे रब करेंगे। जी फिर हम हाथ के उल्टी सरफेस को ऊपरी सतह ये को ऐसे रब करेंगे, जी, दोनों जी। हाथों को 2.5 सेकंड तक रब कर सकते हैं। जी उसके बाद फिर हम ये बीच के जी ये यानी पोरों के बीच की जो जगह ये है। हिस्से रह जाते हैं। जी, अगर जी, हम हाथ जी। धोते हैं तो ये हिस्से रह जाते हैं। जी जी इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम जहाँ तक हो सके आजकल अंगूठी का, घड़ी का प्रयोग ना करें जी तो और अच्छा है। जी जी कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दें, अच्छा क्योंकि उसमें फिर अगर अंदर वायरस रह जाते हैं तो वो धोने साफ नहीं होते। बिल्कुल फिर ऐसा करने के बाद में फिर हम नाखूनों को, ये जो नाखून है हमारे, जी ऐसे घुमा के ऐसे रगड़ें। जी इन्हें नाखूनों के यानी जो पोरे हैं हमारे, उनके पोरों के हाँ जी, जो आगे के हिस्से हैं उनको हथेली पे रगड़ें। हाँ ऐसे जी रगड़ें। जी फिर हम अंगूठे को, ये अच्छा। ये हिस्से रह जाते हैं हम लोग के हाथ धोने में, ये तरीका है सैनिटाइज करने इनको का। ऐसे रगड़ें। जी उसके बाद कलाई को। जी जी अगर हम ऐसे भूल जाते हैं जी तो सबको याद रखने के लिए एक वो बनाया गया है शॉर्ट फॉर्म जी। सुमन का। अच्छा सुमन में सा एस से सीधा, जी यू से उल्टा, जी एम से ये मिडिल बीच का, जी एन से ये नाखून, जी ए नेल- से अंगूठा जी और के से कलाई। जी सुमन का हम सुमन। याद कर लें। जी वाकई में। हाँ, तो ये आसान है, इस तरह से सब लोग करें और पूरे प्रोसेस में 20 से 30 सेकंड लगना चाहिए। अच्छा तो इसी तरह से हम सैनिटाइजर से अगर करें तब भी ऐसे करें, और अगर साबुन से हाथ धोएं तब भी पहले हाथ गीले करके साबुन को जब मलेंगे उसके बाद हम 20 से 30 सेकंड तक ये सारा प्रोसेस पूरा करें, फिर बहते पानी से हाथ धोएं। अच्छा इस तरह से हाथ सैनिटाइज होते हैं। सैनिटाइजर से हाथ धोने, सैनिटाइज करने के बाद उनको पोंछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सैनिटाइजर उड़ जाता है जब तक। अच्छा और साबुन से करने के बाद में धोते हैं अगर, जी तो किसी बहुत साफ़ टॉवल से उसके बाद, जो हर एक व्यक्ति के अलग होना चाहिए, अच्छा साफ़ टॉवल या रुमाल से। जी अगर हमने कॉमन टॉवल प्रयोग करी तो हमारे पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा। जी 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 यानी तौलिया भी सबका अलग होना चाहिए, और जो तरीका डॉक्टर साहब ने बताया है विशेष तौर से हाथ चाहे साबुन से धोने हैं या फिर सैनिटाइज ही करने हैं, दोनों स्थितियों में तरीका वही होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जो सुमन शब्द बताया है, सुमन मुझे का। लगता है हमारे सभी दर्शकों को सुमन शब्द और उसका उद्देश्य याद रखना चाहिए। जब भी हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं, तो सुमन को एक बार ज़रूर याद कर लें, ताकि आप अपने हाथों को जिस उद्देश्य से सैनिटाइज कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो सके। डॉक्टर साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अपना पेट भरने के लिए सभी को आहार की आवश्यकता होती है, और आहार में, भोजन में हमारे सब्जियां जो है वो अभिन्न अंग है। सब्जी के बिना भोजन पूरा होता ही नहीं है। हालांकि फल भी खाते हैं हम लोग, और सब्जियां बाज़ार से ही आती हैं। आपने अभी कहा कि बाहर से जो भी चीज़ आ रही है वो ये मान के चलिएगा कि उसमें कंटेमिनेशन हो सकता है, उसके ज़रिए वायरस आप तक पहुंच सकता है। तो जो सब्जियां बाहर से आ रही हैं, बाज़ार से आ रही हैं, या फल आ रहे हैं, उनको कैसे चूज़ करें, और उनको इस्तेमाल करने से पहले क्या ख़ास बात ध्यान रखनी होगी? इसमें एक बात तो पहले समझने की ये है कि सब्जियों को सैनिटाइज करने की आवश्यकता नहीं होती। जी जैसे हम सैनिटाइज़र सब्जी के ऊपर इस्तेमाल करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ख़ास तौर से सोडियम हाइपोक्लोराइड को तो सब्जी पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, जी क्योंकि वो टॉक्सिक एक मटेरियल है। वो अगर हमारे पेट में पहुंचेगा तो नुकसान कर सकता है। जहरीला है, मानव इस्तेमाल के लिए नहीं है। नहीं है। जी तो सब्जियों को, जब तक ये कोरोना संकट है, तो हम प्रेफरेबली ये करें कि जो सब्जियां और फल छिलके वाले हैं
जी। उनको प्रयोग करें, अच्छा। क्योंकि उनका छिलका निकल जाने के बाद में वो अंदर से साफ निकलती हैं। दूसरे, छिलके वाली सब्जियों को, फलों को धोना आसान है। जी। जो बिना छिलके वाले हैं उनको पानी से धोने के बाद भी उनके अंदर कोरोना के या और कीटाणु भी रह सकते हैं। जी। जी। तो सब्जियों में जैसे लौकी वगैरह है, लौकी है, बैगन है, इस तरह की सब्जियाँ इस्तेमाल कर लें, आलू इस्तेमाल कर लें। फलों में केला, पपीता, खरबूजा ऐसे फल प्रयोग कर सकते हैं। इनको हम घर में लाके कुछ देर के लिए पहले रख दें। पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें, उसके बाद बहते पानी में खूब रगड़ रगड़ के उनको धो लें। अच्छा। और फिर उनका छिलका उतारने के बाद वो छिलके डिस्पोज ऑफ करें और फिर से अपने हाथ प्रॉपरली एक बार अपने साबुन से धो लें। जी। जी। उसके बाद इनको इस्तेमाल करें। यानी ये तरीका है कि आप खुद को विशेष तौर से जो खाने वाली चीज़ें हैं, हमारी रोज़ की ज़रूरत है, फल और सब्ज़ी, उनको खाने के बाद भी ये आप तय कर सकते हैं कि आप बचे रहेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब, यहीं पर एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए, कभी किसी को सर दर्द होता है, किसी के पैर में दर्द है, लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि साहब पुड़िया की दवाई ले आए और पुड़िया की दवाई उनकी लगातार महीनों सालों तक चलती है, खाते रहते हैं। ऐसे में क्या सेल्फ मेडिकेशन या स्वचिकित्सा जो लोग करते हैं या पुड़िया वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? स्वचिकित्सा एक ऐसा विषय है कि जो केवल कोरोना के संदर्भ में ही नहीं, वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी। जो लोग स्वचिकित्सा करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल वही दवाएं लेके हम खा सकते हैं जो OTC प्रोडक्ट कहलाते हैं। OTC माने जिनको हम काउंटर से सेल कर सकते हैं, ऑन काउंटर से। केवल उन प्रोडक्ट्स को ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार हो तो केवल पैरासीटामोल ले सकते हैं, एंटीबायोटिक मार्केट से लेकर नहीं खाना चाहिए। दर्द निवारक दवाओं में जो सुरक्षित दर्द निवारक दवाएँ हैं, पैरासीटामोल है या और इस तरह की दवाएँ हैं, थोड़ा बहुत हल्के फुल्के दर्द में ब्रूफेन वगैरह हैं, उनको खा सकते हैं। जी। किसी को बुखार होता है तो अपने आप से केवल पैरासीटामोल ही लेकर खाना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बहुत गला ख़राब हो, आप गार्गल्स कर लीजिए, नमक के पानी से गरारे कर लें, आप भफारा ले लें, उससे वो ठीक हो सकता है। जी। ये जो लोगों में टेंडेंसी है कि अपने आप से तेज़ दवाएं, एंटीबायोटिक लेकर खाते हैं, ये गलत है। जी। दूसरी बात, जहाँ तक आपने पूछा पुड़ियों की बात है, जी। तो ये हमारे देश में एक बहुत ख़राब चलन है कि सांस की बीमारी के लिए और गठिया के लिए जी। बहुत से लोग जो डॉक्टर नहीं होते, जो केवल ऐसे ही कुछ झोला छाप होते हैं या ठग होते हैं, वो लोग ऐसी पुड़ियाँ देते हैं जिनमें सांस की दवाएं और गठिया की दवाएं होती हैं। जी। उनमें से ज़्यादातर दवाओं में स्टेरॉयड होते हैं। वो स्टेरॉयड हमारे शरीर के लिए बहुत घातक हैं। इस कोरोना के समय में तो वो बहुत घातक हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम करते हैं। जी। जो लोग स्टेरॉयड का सेवन कर रहे होते हैं उनमें कोरोना होने की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर कोरोना हो जाए तो वो ज़्यादा खतरनाक रूप धारण कर सकता है। इस बात की संभावना भी ज़्यादा होती है। जी डॉक्टर साहब, एक दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। जी। इस दवा के विषय में बहुत सी बातें कही जा रही हैं, समाज में तरह तरह के जो है वो तरीके बताए जा रहे हैं, और लोग कभी अमेरिका का उदाहरण देते हैं तो कभी इटली का उदाहरण देते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के विषय में? हाँ, इसका इसलिए बहुत प्रचार हुआ कि यहाँ भारत से बहुत निर्यात हुई है ये दवा। जी। अमेरिका वालों ने मांगी है, इटली वालों ने मांगी है। असल में अभी तक कोरोना की कोई संतोषजनक दवा हम लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। जी। जी। तो ऐसे में अगर किसी दवा के बारे में ये संभावना लगती है कि इससे फ़ायदा हो सकता है तो उसको देके देखा जाता है। लेकिन ऐसी कोई भी दवा, मेरी सब लोगों को सलाह है कि वो अपने आप से लेकर ना खाएं। जी। क्योंकि सब दवाओं में साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी एक ऐसी दवा है जिसमें साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसको अपने आप से लेके ना खाएं। केवल कुछ केसेस में जहां डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वहीं इसका प्रयोग करना होता है। अभी तक इसके बारे में कोई ऐसा अध्ययन नहीं हुआ है कि ये कोरोना में लाभकारी है या नहीं है, और कहीं नुकसान तो नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं मालूम है। इसलिए अपने आप से ना खाएं। जी, वाकई में सेल्फ मेडिकेशन इज़ ऑलवेज हार्मफुल। स्वचिकित्सा हमेशा नुकसान ही देती है। डॉक्टर साहब, ये ज़रूर बताइएगा हमारे दर्शकों को, चूँकि ये बार बार कहा जा रहा है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है वो लोग कोरोना से संक्रमित होने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। ये कहें कि उन्हें जल्दी से इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो प्रतिरोधक क्षमता है इसको बढ़ाने के लिए या मजबूत रखने के लिए क्या खास सुझाव हैं आपके? जी, इसमें इस बात को मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा। एक तो ये कि जो हम सब लोगों के लिए, जो आम सब लोगों के लिए, मेरे आपके सबके लिए ऐसे कौन से काम करने चाहिए कि जिससे हमारी प्रतिरोध क्षमता बढ़े, केवल कोरोना काल में ही नहीं, हमेशा के लिए जी। हम और सब बीमारी से बचें और स्वस्थ रहें। इसके लिए
सबसे पहली चीज़ है हमारे लिए संतुलित आहार। हम सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में हमारे प्रोटीन हो, विटामिन्स हों, मिनरल्स हों। इसके लिए प्रोटीन के लिए हमारे लिए दूध के उत्पाद, दूध, दही, पनीर, दालें, अंडा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भी अगर बिना मसाले के नॉनवेज खाते हैं तो वो ठीक है, मसाले नहीं डालना चाहिए उसमें जी। और इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स के लिए ताज़े फल और सब्जियाँ, जो जिस मौसम में तो फल सब्जी आते हैं वही उपयोगी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पालक में ही ताकत है या सेब में ही ताकत है, ऐसा नहीं होता। जी जी। अगर आम आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, जिस मौसम में जो फल आता है वो खाइए, उससे हमको कुछ आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। ये सफाई का ध्यान रखते हुए खाना चाहिए, जी ये बात जरूरी है। जी। इसके अलावा ये आहार को बैलेंस करने के अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ व्यायाम करें। अच्छा। आजकल कोरोना काल में हम बाहर निकलने को ठीक नहीं मानते, हम घर में जॉगिंग कर सकते हैं। जी जिन लोगों के पास में कोई एक्सरसाइज वाली साइकिल है उसको चला सकते हैं, कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं, जी। कोई योग व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, उसका हमेशा फ़ायदा होता है। ये सारे व्यायाम हम सबको हमेशा करने चाहिए। जी। अभी ही करने ऐसा आवश्यक नहीं है। अभी में और बाकी समय में फ़र्क ये होता है कि अभी हमको बाहर टहलने निकलने के जाना उसका जवाब नहीं देते, लेकिन बाकी व्यायाम कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए अगर हमें कोई बीमारी है, जी। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका ठीक से कंट्रोल करना चाहिए। किसी को ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, सांस की बीमारी है, उन सब का ठीक से कंट्रोल करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को कोई लक्षण ऐसे लगते हैं कि हमें कमज़ोरी लग रही है या हमें परेशानी लग रही है तो उसको डॉक्टर को दिखा के उसकी जांच करा के, किसी में खून की कमी हो सकती है जी। उसका इलाज कराना चाहिए, किसी में किसी और चीज़ की कमी हो सकती है उसका इलाज कराना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है। जी जी जी। इसके अलावा इन जनरल आयु बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रतिरोध क्षमता कम होती कम है। हो जाती है। तो जी। जिन लोगों की ज़्यादा आयु है उनको इस समय कहते हैं कि आप बाहर मत निकलो। जी बहुत छोटे बच्चे होते हैं, गोद में होते हैं, उनकी क्षमता कम होती है, उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए। जी। जितने भी इस तरह के रोगी हैं, डायबिटीज़ के, सांस की बीमारी, हार्ट के डिजीज़ के, गठिया के, कैंसर के जो रोगी हैं, जी उन सब की प्रतिरोध क्षमता कम होती है, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लॉकडाउन में ये सब बातें इसीलिए अपनाने की बार बार कोशिश की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि साहब आपस में दूरी बना के रखें और सैनिटाइज करें खुद को, हाथों को बार बार धोएं। और इस सब का उद्देश्य यही है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, कोई भी कोरोना के संक्रमण की ग्रिप में, उसकी पहुंच में न आ पाए। डॉक्टर साहब, चूँकि एक संदेश, एक आपका विशेष मैसेज भी हमें चाहिए, तो क्या ख़ास संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? इस कोरोना के संकट के समय में वैसे तो हमको जो अपनी हेल्थ प्रैक्टिसेस करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहिए, वो हमेशा ही करना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा समय है कि एक विशेष समय है, विशेष संकट का समय है। इसमें हमको और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इस समय सबसे बड़ा जो एक आवश्यकता है सबसे बड़ी समय की, वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग, उचित दूरी बनाकर रखना। ये सबसे आवश्यक है और इसी के लिए ही सरकार ने लॉकडाउन किया है। उसका हम सबको ठीक से पालन करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। कोरोना के समय में ये आवश्यक है कि हम खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को सुरक्षित रखें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम दूरी बनाकर रखें, कहीं भीड़ ना लगाएं। दूसरा, ये जो मास्क का प्रयोग है और सैनिटाइजेशन करना है हाथ वगैरह का, ये भी बिल्कुल ठीक प्रकार से सब लोग करते रहें। घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें। जो लोग इस तरह के, जिनके किसी कारण से शरीर की प्रतिरोध क्षमता कम है, बीमारी से लड़ने की ताकत कम है, उनको और ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी हमें, जब तक ये कोरोना का संकट ज़्यादा है, तब तक ऐसे कोई भी आयोजन, कोई पार्टियाँ, कोई समारोह नहीं करने चाहिए जिनको हम टाल सकते हैं। यही मेरा इस समय कोरोना के विषय में खास लोगों से कहना है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब के बताए अनुसार यदि आप स्वयं का ध्यान रखते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, हाथों को धोते हैं, मास्क का उपयोग करते हैं, उपयोगिता समझते हुए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और विशेष तौर से सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित ही हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई को जीत पाएंगे। कोरोना हारेगा, ज़रूर हारेगा। बस आवश्यकता है आपके, सबके और डॉक्टर साहब के साथ की और उस उपाय को करने की जो कोरोना को हरा सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, तथ्यपरक जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये सेवा का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।